दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने टोटल 53 सेट को डिस्कस कर लिया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 54 को देखेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आज के सेट का पहला प्रश्न है, महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया? तो दोस्तों महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण पल्लवों के द्वारा करवाया गया। पल्लव का कौन सा राजा था? तो दोस्तों वो था नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम ने 7वीं से 8वीं सदी में महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों महाबलीपुरम किस राज्य में स्थित है पूछे तो तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के चेन्नई से 65 किलोमीटर दूर महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसमें टोटल 7 रथ मंदिर मौजूद थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों इस रथ मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है अगर पूछे तो याद रखिएगा सप्तरथ मंदिर भी कहा जाता है इसको। अगला प्रश्न है, कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो दोस्तों कनिष्क जो था वो महायान शाखा का अनुयायी था। किसका? महायान शाखा का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों बौद्ध धर्म का चौथा बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में ही कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और इसी बौद्ध संगीति यानी चौथे बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। एक था हीनयान, दूसरा था महायान। महायान जो था वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखता था, जबकि हीनयान बुद्ध की मूल शिक्षा को मानने वाला था। तो अगर दोनों में अंतर पूछे तो यह अंतर भी याद रखिएगा। और पहली मूर्ति जो बुद्ध की किसी भी मनुष्य की बनाई गई थी, पहली मूर्ति वो गौतम बुद्ध की बनाई गई थी और वो कनिष्क के द्वारा ही बनवाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, नवीनतम खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है? तो दोस्तों नवीनतम खोज के अनुसार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी है। कौन सा है? राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों 2014 में खुदाई हुई थी राखीगढ़ी में और वहां पे 2 नए टीले का पता लगा था, जिसके बाद उन दोनों नए टीले को जोड़कर राखीगढ़ी सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर बन गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक कौन है? तो दोस्तों द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक सैयद अमीर अली थे। कौन थे? सैयद अमीर अली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दोस्तों ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव तो लड़े थे परंतु यह जीत नहीं पाए थे। लेकिन अगर ये पूछता कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले और जीत कर सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, तब हो जाता दादा भाई नौरोजी। यानी कि सदस्य बनने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, लेकिन चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। दोस्तों दादा भाई नौरोजी कब हाउस ऑफ कॉमन्स का जो है सदस्य बने थे? तो वो बने थे 1892 ईस्वी में। और दोस्तों दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी से चुनाव लड़े थे और ये जीत भी हासिल किए थे। अगला प्रश्न है, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो पहले आप ये जान लीजिए ये त्रिपुरी संकट है क्या। तो दोस्तों त्रिपुरी संकट सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के अलग विचारधाराओं के कारण आया था, जिसमें गांधी जी के तरफ से प्रतिनिधित्व पट्टाभी सीतारमैया थे और दूसरी तरफ से सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें विजय हुए थे सुभाष चंद्र बोस, जिसकी वजह से गांधी जी थोड़ा मनमुटाव करके किए थे, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और फिर जाके जो अध्यक्ष चुने गए थे वो चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही पूछ रहा है कि त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो वो राजेंद्र प्रसाद थे। ये त्रिपुरी संकट आया कब था? तो दोस्तों ये आया था 29 जनवरी
1939 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन में लीडर समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो दोस्तों लीडर समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। दोस्तों 24 अक्टूबर 1910 ईस्वी में लीडर समाचार पत्र का संपादन किया गया था, जबकि लीडर का जो हिंदी संस्करण था उसका नाम था भारत। हिंदी संस्करण का नाम क्या था? भारत था। और इसका संस्करण जो है वो 1921 ईस्वी में संपादन मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा ही किया गया था। तो दोनों याद रखिएगा, इंग्लिश में लीडर समाचार पत्र था, हिंदी में उसी का हिंदी संस्करण था भारत, जिसका 1921 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, नगर और उसके संस्थापक के नाम से सही जोड़ों का मिलान करना है। एक तरफ नगर दिया हुआ है, दूसरी तरफ संस्थापक दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। पहला है मुंबई। मुंबई के संस्थापक कौन थे? तो वो थे जेरनाल्ड अंगियार, जिसको ओर्नाल्ड अंगियार भी लिखा जाता है कहीं कहीं। तो इसका सही सुमेलन एक का ये हो जाएगा। कलकत्ता के जो संस्थापक थे वो थे जॉब चार्नोक, मद्रास के फ्रांसीसी डे। तो तीनों सही सही सुमेलित है। मुंबई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई थी 1669 से 77 के बीच में। कलकत्ता की स्थापना हुई थी 1686 में, और चेन्नई यानी मद्रास की स्थापना हुई थी 1639 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक का ए, दो का बी, सी का 3। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर कब नामित किया था? तो दोस्तों गांधी जी को पर्सन ऑफ द ईयर 1930 ईस्वी में नामित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तब किसने कहा था, कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? तो ये कहने वाले थे अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? तो दोस्तों किसी भी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा राज्य का निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। दोस्तों पंचायतों के निर्वाचन की चर्चा किस आर्टिकल में है? तो वो है आर्टिकल नंबर 243 का के। आर्टिकल 243 में पंचायत से जुड़ी सारा प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने कब दी, जिसे उन्होंने 1919 में वापस कर दिया? तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जानिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि क्यों दिया गया था। तो उनकी एक प्रसिद्ध रचना थी गीतांजलि। इसी गीतांजलि का इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, जिससे ब्रिटिश सरकार भी प्रभावित था, और उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को इसी गीतांजलि के लिए 1915 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि दिया गया था, जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1919 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने उसे वापस कर दिया, यानी त्याग दिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा था कि उपाधि कब दिया गया था, तो 1915 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का अगस्त प्रस्ताव के संबंध में क्या रुख नहीं था? तो चलिए देखते हैं। पहला है, अल्पसंख्यक संबंधित आश्वासन का स्वागत किया गया। तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, पाकिस्तान की मांग नहीं माने जाने पर अस्वीकार कर दिया गया था। ये भी सही है। तीसरा है, भारत के विभाजन को समस्या का स्थायी हल माना गया। ये भी सही है। चौथा है, डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया था। तो ये गलत हो जाएगा। डोमिनियन स्टेट का दर्जा मुस्लिम लीग का अगस्त प्रस्ताव में नहीं था। ये जो डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी वो 1929 ईस्वी में की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है वही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है,
वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किया गया? तो दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र नाथ सान्याल, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल इन सभी के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था, जिसे 1928 ईस्वी में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किया गया और ये किया गया था दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला। अगला प्रश्न है, वर्ष 1887 के बाद लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहकर संबोधित किया था? तो दोस्तों डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था बताया था। क्या कहा था? तो राष्ट्रद्रोहियों की संस्था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति का संबंध ब्रिटिश भारत के अकाल से नहीं है? तो वो है दोस्तों हॉलैंड समिति। कौन सा? हॉलैंड समिति। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये हॉलैंड समिति किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह एक गैर सरकारी संगठन है जो कि मानवाधिकार को बढ़ावा देने के लिए गठित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बाद शासन में हुए बदलाव के संबंध में औसत्य कथन का चयन करें। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद जो बदलाव आया था उसमें क्या क्या हुआ था? तो चलिए देखते हैं। पहला है, भारत शासन ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गया था, तो बिल्कुल कंपनी से अधिकार छीन लिया गया था और सारा का सारा अधिकार ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया था, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, भारत सचिव के पद का सृजन हुआ था, तो बिल्कुल भारतीय सचिव के पद का सृजन हुआ था। उसके बाद है, भारत सचिव की सहायता हेतु भारत में एक परिषद गठित हुई थी, तो परिषद का कोई गठन नहीं हुआ था। चौथा देख लेते हैं, गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा था, तो ये बिल्कुल सही है कि गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा था। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सचिव की सहायता हेतु भारत में एक परिषद का गठन नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, जनता को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करते हुए देश भ्रमण के दौरान गांधी जी को कलकत्ता से किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? तो दोस्तों गांधी जी को देश भ्रमण करने के दौरान कलकत्ता से 1929 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1875 ईस्वी में कहाँ की गई थी? तो दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में किया गया था। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। अब किसने किया था अगर पूछे तो दोस्तों इसकी स्थापना मैडम हेलेना ब्लावात्स्की और कर्नल हेनरी स्टील अलकॉट के द्वारा किया गया था। ठीक है, ब्लावात्स्की और अलकॉट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में की थी? तो दोस्तों कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में जाम्बवती कल्याणम की रचना किए थे। किसका? जाम्बवती कल्याणम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन इनकी जो सबसे प्रसिद्ध काव्य था वो तेलुगु भाषा में था और उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दोस्तों अमुक्तमाल्यदा। क्या नाम था? अमुक्तमाल्यदा, जो कि तेलुगु का काव्य पुस्तक है। तो इसका सही आंसर जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों कृष्णदेव राय किस साम्राज्य से संबंधित थे? तो वो विजयनगर से संबंधित थे। देव राय के समय पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा भारत आया था। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तुलुगामा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में मुगलों ने किया था? तो तुलुगमा युद्ध नीति ये क्या था? तो दोस्तों इस नीति में सेनाओं की कई टुकड़े में बांटे जाते थे। सेनाओं को बहुत सारी टुकड़े में बांटे जाते थे और उसको अलग अलग पोजीशन दिया जाता था और फिर बाद में वह दुश्मन सेना को चारों तरफ से घेरते थे और फिर युद्ध करके उसे पराजित करता था। तो यही था तुलुगमा युद्ध नीति, जिसका उपयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी
प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, चलिए देखते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित, यह पशुओं में आनुवांशिक की परिवर्तन लाता है, तो ये बिल्कुल सही है। रेडियोधर्मी प्रदूषण की वजह से पशुओं में आनुवांशिक जो है दोष आ जाता है, आनुवांशिक परिवर्तन हो जाता है। दूसरा है, यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, तो नहीं दोस्तों, यह कोई असंतुलित नहीं करता है। तीसरा है, यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, तो बिल्कुल यह रक्त संचार में रक्त के साथ बहुत जल्दी अभिक्रिया करता है और उसके संचार में व्यवधान यानी बाधा उत्पन्न करता है। चौथा है, यह कैंसर पैदा करता है, तो बिल्कुल रेडियोधर्मी प्रदूषण से कैंसर भी होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 3 और 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है। तो दोस्तों भारत में ओसनिक नेशनल पार्क यानी कि समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ स्थित है? तो यह कच्छ की खाड़ी यानी गुजरात में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसकी स्थापना दोस्तों 1982 ईस्वी में किया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, नल्ला मलई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नल्ला मलई की पहाड़ी यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश और कुछ भाग तेलंगाना में भी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों नल्ला मलई जो है यह पूर्वी घाट का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? तो अष्टमुदी झील यह केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पे? केरल राज्य के कोल्लम जिले में स्थित है अष्टमुदई झील, जो कि केरल राज्य का दूसरा सबसे बड़ा झील है। यह झील दोस्तों मछली व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बात करें केरल राज्य का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो सबसे बड़ा झील वेम्बनाड झील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार से उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना है। तो चलिए देखते हैं। पंपास जो है दोस्तों ये अर्जेंटीना में है, दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना में है। कैम्प्रोज सेल्वास जो है ये भी दक्षिण अमेरिका में है। लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया में है। कैम्पोज जो है यह ब्राज़ील में है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1, 4, 2 और 3। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महत्वपूर्ण पत्तनों और उससे संबंधित देशों का सही मिलान करें। तो चलिए देखते हैं। काहिरा कहाँ पे है? तो दोस्तों काहिरा मिस्र में है। वेलिंगटन दोस्तों न्यूजीलैंड में है। मॉस्को रूस में है और लिस्बन पुर्तगाल में है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी, ए, डी और बी। तो किसमें है? एक का सी इसमें है और पहले से ही पता लग गया, और चौथा का भी अगर आपको किसी एक का पता है तो आपको पता लग जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति यह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति के लिए मिलता है, ना कि राज्यसभा के सभापति होने के लिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यसभा के सभापति को उसका सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है या नहीं, तो आंसर होगा नहीं, उनको उपराष्ट्रपति के रूप में जो है वेतन मिलता है। अगला प्रश्न है, महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों महाधिवक्ता के पद का उल्लेख अनुच्छेद 165 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 165 में। दोस्तों महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, जबकि अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की चर्चा किसमें की गई है? तो उसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में किया गया और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका यानी कि PIL
जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों जब भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय न्यायाधीश पीएन भगवती थे। कौन थे? पीएन भगवती। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये पीआईएल होता क्या है? तो दोस्तों ये पीआईएल सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए न्यायालय के दायरे के अंदर जो याचिका दायर की जाती है वो होती है पीआईएल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का आखिरी सत्र निम्नलिखित में से कब तक चला था? तो दोस्तों संविधान सभा का आखिरी सत्र 14 से लेकर 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला था। संविधान को बनके तैयार होने में कितना वक्त लगा था दोस्तों? तो उस जो वक्त लगा था वो लगा था 2 साल 11 महीना और 18 दिन। कितना? 18 दिन। तो जब आप इसको जोड़िएगा, इसके जो पहली अधिवेशन हुआ था यानी संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। जब इस समय में आप 2 साल 11 महीना और 18 दिन को जोड़िएगा तो आपका समय निकल कर आएगा 14 से लेकर 16 मतलब 26 नवंबर के बीच आएगा। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसका आखिरी सत्र हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संसदीय समितियों में से सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? तो चलिए देखते हैं किस समिति में कितने सदस्य हैं। पहला है लोक लेखा समिति। दोस्तों लोक लेखा समिति में टोटल 22 मेंबर होते हैं। कितने? 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 होते हैं लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। दूसरा है विभागीय अस्थायी समिति। दोस्तों विभागीय स्थायी समिति में टोटल 31 मेंबर होते हैं। कितने? 31, जिसमें से 21 लोकसभा के होते हैं और 10 राज्यसभा के होते हैं। तीसरा आता है सरकारी उपक्रम समिति। इसमें दोस्तों टोटल 22 मेंबर होते हैं इसमें भी 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। तो सबसे ज़्यादा किस में है? विभागीय स्थायी समिति में। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभागीय स्थायी समिति। यही पूछ रहा था कि सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में उपरोक्त कथन निम्न में से किसका है? यानी किसने कहा था कि भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? तो वो कहे थे केसी वियर। कौन? केसी वियर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें संविधान का जो कठोरता वाला भाग है वो अमेरिका से लिया गया है और जो लचीलापन यानी थोड़ा नरम वाला भाग है वो ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? इसमें से कौन रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो वो हो जाएगा कैडमियम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैडमियम दोस्तों संक्रामक धातु है। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिव युक्त गैस कौन सी है? तो रेडियो एक्टिव युक्त गैस रेडॉन है। कौन सा? रेडॉन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेडॉन जो कि रेडियो थोरियम और यूरेनियम युक्त खनिज के रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? दोस्तों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है। कौन कौन सा? H11, दूसरा होता है H12, तीसरा होता है H13। ठीक है, तो इसमें किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो वो होता है प्रोट्रियम यानी H11 में न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। जबकि ट्राइटियम में एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चावल के अंकुर में वैकेन यानी कि फ्यूलिस सीडलिंग किस रोगजनक की वजह से उत्पन्न होता है? तो वैकेल जो है वो दोस्तों जिब्रेला फ्यूजिकोरोई के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जिब्रेला फ्यूजिकोरोई के वजह से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापक है? तो दोस्तों ऑक्टेन संख्या या ईंधन के गुणवत्ता का मापक होता है किसका? ईंधन का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेट्रोल की। पेट्रोल एक प्रकार का ईंधन है। ये बताता है दोस्तों कि किस ईंधन में नॉकिंग को रोकने की क्षमता सबसे अधिक होती है, उसी का मापन ये ऑक्टेन संख्या के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो संवहन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किसमें होता है? तो ये होता है द्रव्य में और क्या कहता है, गैस में। ठोस में संवहन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैस और द्रव्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो दोस्तों गीले कपड़े सबसे ज़्यादा जल्दी से सूखेंगे जब 20% आर्द्रता होगा और 60% तापमान, यानी जब तापमान अधिक होगा और आर्द्रता कम होगा तब सबसे ज़्यादा गीले कपड़े जल्दी सूखेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? तो सबसे जो प्रमुख भाग है वो होता है आंत। मुख गुहा होती है, फिर अमाशय और आंत, ये तीनों आहार नाल का प्रमुख भाग है, जबकि यकृत यानी लीवर जो है वो जो है मनुष्य के आहार नाल का प्रमुख भाग में से नहीं आता है। दोस्तों मेन कौन कौन सा होता है? तो 4 होता है, आप चारों को याद रखिएगा। कौन? तो मुख गुहा, अमाशय, आंत और पित्ताशय। पित्ताशय से जो निकलने वाली अगला प्रश्न है, सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? दोस्तों सेंधा नमक में सोडियम होता है। कौन सा? सोडियम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पसीना उस स्थिति में सबसे अधिक निकलेगा। तो अभी हमने बताया कि सबसे ज़्यादा जल्दी गीले कपड़े किस में सूखेंगे, तो उसी हिसाब से यानी जल का जो है वाष्पीकरण की क्षमता बढ़ेगी, जिसकी वजह से पसीना भी आता है। तो वो कब होगा? जब तापमान अधिक होगा और आर्द्रता कम होगी। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, जब ताप अधिक और हवा में आर्द्र हो। अगला प्रश्न है, सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो सीएनजी में कौन सा तत्व मौजूद है? तो वो है मीथेन दोस्तों। कौन सा? मीथेन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CH4। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्य संबंध होता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से। अगला प्रश्न है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होता है? तो दोस्तों अप्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में संपन्न होता है। कहाँ पे? स्टोमा में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछता कि प्रकाशित अभिक्रिया का कहाँ पे संपन्न होता है, तो दोस्तों प्रकाशित अभिक्रिया का क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकोइड झिल्ली में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो दोस्तों जठर ग्रंथि में जो स्रावित होती है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो पेप्सिन के अभिक्रिया को आसान कर देता है। किसको? पेप्सिन को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है? दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण के लिए नाइट्रेट जो है, नाइट्रोजन, वो अनिवार्य होता है। नाइट्रोजन क्या करता है? तो यह अमीनो अम्ल को तोड़कर प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने को कह रहा है, किसमें किसका अध्ययन होता है ये पूछ रहा है। तो हिस्टोलॉजी में उत्तकों का अध्ययन होता है। लिम्नोलॉजी में वन के वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में मृदा के संबंधित अध्ययन होता है, जबकि सिल्वीकल्चर में झील तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, A, C, B और D। अगला प्रश्न है, आज के सेट का लास्ट प्रश्न है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से किसे
पादप एवं जंतु का संयोजी जीव कहा जाता है? तो दोस्तों पादप एवं जंतु का संयोजी जीव जो है वो युगलीना को कहा जाता है। किसे? युगलीना को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों युगलीना में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से वह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बना सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हमारा आज का सेट यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।